हाँ, तो अभी आपका सरफेस भी स्टार्ट हो गया है, तो साथ में चैप्टर और खत्म हो जाएगा। हो गया है ना? आज क्लास हुई कि नहीं हुई? टाइम टेबल आ गया है? आ गया। हाँ, अच्छी बात है ना। चलिए आओ, कम समय है, जो टॉपिक चल रहा था उसे खत्म करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। आई आई प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में गलत बात, गलत बात। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग बात कर रहे थे किस प्रकार से। क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट। अभी इसी बहाने मेरी बात सुनिए, प्लानिंग एक्चुअली ये है, सुन तो लीजिए। आसान सा चैप्टर, वो कोई पढ़ता है क्या? और थ्योरी है, बहुत अच्छे तरीके से सर समझाएंगे। चलो हो जाए तो बता देना। हाँ, अरे नहीं, अभी शायद अ, आशीष सर छुट्टी पे है ना कुछ दिनों के लिए, तो वो 4-5 क्लासेस खाली जाएंगे। मैं ऑलरेडी 4 क्लास के लोड पे हूँ भाई साहब। आप सोते सोते आते हो, सोते सोते मैं भी सोते सोते आता हूँ, सोते सोते जाता हूँ। सब कुछ सेम चल रहा है। आइए, आओ शुरू करते हैं प्लीज। बात करते आइए। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक, आज जल्दी से कहाँ पहुंच गए थे? चित्र, हाँ ठीक है। आइए, तो प्यारे बच्चों, कहानी कुछ ऐसी चल रही थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। शुरू के 15 मिनट ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चीजें बहुत आसान है। तो शुरू के 15 से 20 मिनट ध्यान सुनना, एक बहुत बारीक कंसेप्ट सिखाऊंगा, सुनते चलिएगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तस्वीर देखी, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एक छोटा सा फेनोमेनन करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? मैंने कहा द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। मैं इस चीज को भी और अच्छे समझाऊंगा जैसे केसेस लेना स्टार्ट करूंगा। अभी बस इस डेफिनेशन को दिमाग में रखना था। मैंने कहा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो दो हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले बताऊंगा क्या क्या बना, फिर बताऊंगा कितना कितना बना। क्या क्या बना, इसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, और शायद एक कंसेप्ट में एनसीईआरटी भी क्लियर कट नहीं एक्सप्लेन करता है, और उसीलिए कुछ कहना चाहता हूं, सुनिएगा। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब एनोड पे क्या बना, कैथोड पे क्या बना, ये कई बातों पे डिपेंड करता है। आओ पहले एक बार उनकी लिस्टिंग कर लेते हैं। वो ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितनी चीजें हैं जिनके बदलने से प्रोडक्ट बदल जाता है। जब हम इसको समझ लेंगे तो जब मैं एग्जांपल कराना समझाऊंगा तो आप उसको और क्लियरली समझ पाएंगे। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं प्यारे बच्चों। इमेजिन करते हैं हम सब के सामने ये बर्तन है, और अगर आज मैंने इसके अंदर NaCl भरा है, क्या भरा है? और लेट्स इमेजिन वो मोल्टेन फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक Na प्लस है, Cl माइनस है, जो कि अपने फ्री आयन के फॉर्म में टूटा हुआ है। यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे एनोड है। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैटायन कैथोड की ओर जाएगा, एनायन एनोड की ओर जाएगा। कैटायन जैसे ही कैथोड की ओर जाता है उसका रिडक्शन होता है, एनायन जैसे ही एनोड की ओर जाता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। हर चीज दुनिया में स्टेबल होना चाहती है, वो भी चार्ज से न्यूट्रल होना चाहता है। रिडक्शन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एक से ज्यादा आयन होने पे हम रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर देखते, इतनी बात हो गई थी। अब एक सवाल पूछता हूं प्यारे बच्चों, इमेजिन करो अगर आज हमने यहाँ पे NaCl नहीं लिया होता, अगर आज हमने यहाँ पे AgCl लिया होता, तो बताओ कैथोड पे वही मिलता, कुछ और मिलता? यानी आप सब इस बेसिक कंसेप्ट को तो समझते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के बदलने से भी प्रोडक्ट बदल जाएगा। एक बार हम लिस्टिंग कर लेते हैं ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके बदलने से प्रोडक्ट बदलेगा, और फिर बाद में वो सारे केसेस एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो लिखिएगा, नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत आसान सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइट के बदलने से भी प्रोडक्ट बदल जाता है। लिखिएगा, नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के बदलने से प्रोडक्ट बदल जाता है। कैसे बदलता है, क्या बनता है, क्यों बनता है, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं, ये सब होने वाला है।
इन द सेम वे प्यारे बच्चों आप गौर करना, मैं बोलूंगा NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कुछ और बनेगा, मोल्टेन NaCl कुछ और बनेगा, एक्वस NaCl कुछ और बनेगा, डाइल्यूट NaCl कुछ और बनेगा, कंसंट्रेटेड NaCl कुछ और बनेगा, NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कुछ और बनेगा, NaCl विद मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड कुछ और बनेगा। कैथोड और एनोड पे क्या बनता है इसका निर्धारण मात्र इलेक्ट्रोलाइट नहीं करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर है जिनके बदलने से प्रोडक्ट बदल। इन द सेम वे जो दूसरा फैक्टर होगा उसे हम कहेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। जरा एक चीज सुनिएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर आप इलेक्ट्रोड बदलोगे तो भी प्रोडक्ट बदलेगा। कैसे बदलेगा, क्यों बदलेगा, सब सिखाऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं कि जब मैं सवाल कराऊं तो याद रखना, इलेक्ट्रोड को भी ऑब्जर्व करना। प्लेटिनम लिखा है तो कुछ और बनेगा, कॉपर लिखा है तो कुछ और बनेगा, कोई दूसरा लिखा है तो कुछ और बनेगा। कैसे बनेगा सिखाऊंगा, बस अभी तो ये बता रहा हूं ये सब होने वाला है। दुनिया में दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है इनर्ट और दूसरा होता है रिएक्टिव। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ें तो एनसीईआरटी बहुत सीधे साधे शब्दों में कहता है इनर्ट इलेक्ट्रोड के एग्जांपल। उसने लिखा है प्लैटिनम, उसने लिखा है, जरा सुनिएगा, गोल्ड को। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे प्लैटिनम और गोल्ड के साथ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को भी इनर्ट मान रहे हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है, साथ में लिखते चलना, जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है ये हमेशा इनर्ट नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण देता हूं, मेटलर्जी इलिंगम डायग्राम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। जब आप वहां पे एनोड कैथोड कार्बन का लेते हैं और वहां पे बनता है CO2 गैस, हेलो, यही ग्रेफाइट जो आज इनर्ट है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला, इसके ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं जब ये रिएक्शन में जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए, जरा सुनिएगा ध्यान से, इनर्ट कौन है, तो आप प्लेटिनम ही चुनेंगे, गोल्ड ही चुनेंगे। डन। लेकिन आज हम जितने केसेस पढ़ने वाले हैं उसमें ग्रेफाइट भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड के जैसा होगा, क्योंकि उसकी रिएक्शन होने वाली नहीं है। बहुत सरल सा मतलब, इनर्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। अरे हाँ या ना, तो लिख लीजिए इनर्ट प्लेटिनम गोल्ड ग्रेफाइट, वहां लिखना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऑलवेज इनर्ट नहीं है, वो हमेशा इनर्ट नहीं है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं मेटलर्जी में, लेकिन अभी आप याद रखिए कि वो इनर्ट नहीं है। चलेगा बच्चों। अगर मैं रिएक्टिव की बात करूं तो और जितने भी इलेक्ट्रोड है, जितने भी हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, फलाना ढिमकाना, जितने हैं, ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं, रिएक्टिव। आप जान के हैरान होंगे, इलेक्ट्रोड बदलोगे तो प्रोडक्ट बदलेगा। कैसे बदलेगा कुछ ही देर में सिखाता हूं, अभी बस ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोड भी ऑब्जर्व करना, ये नहीं इलेक्ट्रोड को नजरअंदाज करना। इज दिस क्लियर? इन द सेम वे प्यारे बच्चों, जब हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा डाइल्यूट NaCl कुछ और बनेगा, मैं बोलूंगा कंसंट्रेटेड NaCl, यानी कंसंट्रेशन के बदलने से भी प्रोडक्ट बदल। कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं, कंसंट्रेशन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उसके बदलने से ही प्रोडक्ट बदल। लिखिएगा तीसरा फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन के बदलने से भी बदल जाता है। कैसे बदलता है, कंसेप्ट अभी बता देता हूं, एक्सप्लेन कुछ देर में करता हूं। प्यारे बच्चों, हम सब नस्ट इक्वेशन पढ़ के आए हैं यहां तक, और नस्ट इक्वेशन में आप सबको हमने सारा खेल कंसंट्रेशन का बताया था। ये क्षमता रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की बदली जा सकती है अगर उसका कंसंट्रेशन बदल जाए। एनोड भी कैथोड बनाया जा सकता है, कैथोड भी एनोड बनाया जा, अगर कंसंट्रेशन बदल दिया। भूले तो नहीं हो। मेटल के केस में कुछ बोलूंगा, सही लगे तो हाँ कहना। मेटल के केस में, किसके केस में, कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी, भूले तो नहीं। एक मिनट, आज जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, आज तो एक होगा कैटायन और एक होगा, कैटायन कैथोड की ओर जाएगा कि एनोड की ओर, सी फॉर कैटायन, सी फॉर कैथोड, अरे हाँ या ना। अच्छा, कैथोड की ओर वो जाके रिड्यूस होना चाहेगा कि ऑक्सीडाइज, तो कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैटायन अक्सर मेटल आयन ही होने, कैटायन अक्सर मेटल आयन ही होने, रिडक्शन मेटल का होता है कि मेटल आयन का। ये सारे कंसेप्ट धीरे धीरे बना के यहां तक पहुंचाया हूं। रिडक्शन मेटल का होता है, मेटल आयन का। तो जब भी रिडक्शन होगा अक्सर वहां पे कोई कैटायन होगा या तो कोई मेटल आयन होगा, अरे हाँ या ना। जब भी रिडक्शन होगा तो या तो वहां पे कोई
या तो कोई मेटल, और आप अच्छे से जानते हैं मेटल आयन के केस में कंसंट्रेशन ज्यादा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। मैंने केवल रिडक्शन पोटेंशियल लिखा, क्लियर है? क्योंकि आज हमें मतलब केवल रिडक्शन से है। हेलो, लेकिन जब मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन की, बच्चों घर मत जाइएगा प्लीज, यही रहिएगा। जब मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन की, किसकी बात करूंगा? अभी क्लास में रहो ना, घर जाना अच्छे से जाना, अभी यही रहो। घर जाते हो तो क्लास में आते हो, क्लास में आते हो घर जाते हो। अब मैं बात करो एनायन की, किसकी बात कर रहा हूं? अब एनायन निगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज? अक्सर, क्या बोला मैंने? जो एनायन होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा, वो कोई नॉन मेटल का आयन होगा, और नॉन मेटल के आयन का ऑक्सीडेशन होगा। हेलो, जरा सुनिएगा, एक पॉइंट पूछ लेता हूं, देखता हूं आपको याद है कि नहीं याद है। मेटल के केस में, किसके केस में? कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी, बहुत बढ़िया। नॉन मेटल के केस में कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी, आरपी कम तो ओपी। यानी आज मजे की बात है, ऑक्सीडाइज होने जाएगा नॉन मेटल आयन और रिड्यूस होने जाएगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा अगर कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर कंसंट्रेशन। सारी बातों की एक बात दिमाग में सेट कर लो, आज जब भी कंसंट्रेशन बदलेंगे, क्या बदलेंगे? तो जब भी कंसंट्रेशन बदलेंगे तो आरपी भी ज्यादा और ओपी भी। तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी, और कंसंट्रेशन ज्यादा तो ओपी भी। क्योंकि आज ऑक्सीडाइज कौन हो रहा, मेटल की नॉन मेटल? दिमाग में आप तो इतना सेट कर लो बस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बोला मैंने? कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी भी ज्यादा, ओपी भी ज्यादा। कंसंट्रेशन कम तो आरपी भी कम, ओपी भी कम। सेट है? अब इसके बदलने से क्या बदलेगा अभी सिखाता हूं, बस कंसेप्ट याद रखना। कंसंट्रेशन के बदलने से आरपी ओपी बदल जाता है। लिख लीजिएगा, कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा, सब बताता हूं। अभी तो बस ये बता रहा हूं, ये सब होने वाला है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इस पूरे टॉपिक को कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से पढ़ाता हूं। अगर आपने उस तरीके से, मतलब स्कूल में हो या जो भी तरीके होते हैं सबके अपने, लोग बाग इसे फैराडे लॉ से पढ़ाते हैं। मैं आपको इसे फैराडे लॉ से नहीं, केवल कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझाऊंगा, और बहुत चुटकियों में सवाल बनते हैं। तो जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखना प्लीज, सब कुछ भूल के, ठीक? अगर आपके दिमाग में कोई पुराना कंसेप्ट है, या तो उसे बिल्कुल हटा दीजिएगा, समझ पा रहे हैं क्या? और जैसे मैं सिखा रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट, अगर वही है तो उसे एक बार रिवाइज करिएगा, चलेगा? आइए चलते हैं। अब हमारे सामने कंसेप्ट आ चुका है, कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा तो ओपी भी ज्यादा। इन द सेम वे, जब आप मीडियम बदलोगे, क्या बदलोगे? तो लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम के बदलने से भी, हाँ अच्छा फोर सॉरी, नेचर ऑफ मीडियम लिख लीजिएगा। नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम के बदलने से भी प्रोडक्ट बदल जाएगा। उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, जरा उसे सुनिएगा, ठीक है? जब मैं मीडियम बोलूंगा तो दो ही मीडियम आने वाला, एक आएगा मॉल्टन, एक आएगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कब होता है? एक्वस मॉल्टन हो, और तो कभी वो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं ना। तो जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, इलेक्ट्रो, अच्छा कितना आसान है, इलेक्ट्रोलाइट का लिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना, उसको तोड़िए, मगर अपने आप नहीं टूटने वाला वो, उसके लिए मैं करंट का यूज करना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइट को लिसिस मतलब तोड़ते हो, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कब होगा? जब या तो वो मॉल्टन होगा या तो वो, यानी जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट को या तो मॉल्टन या तो एक्वस में होना पड़े। दो ही मीडियम पॉसिबल, कोई मीडियम पॉसिबल। अब सुनिएगा, अगर हुआ मॉल्टन, क्या हुआ? तो मॉल्टन का खेल सबसे आसान है। मॉल्टन का खेल, उसमें क्या होगा? एक होगा कैथोड, हेलो, एक होगा एनोड, हाँ या ना? हाँ या ना? कैथोड पे रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, एनोड पे तो कैटायन को चिपकाना, कैथोड पे एनायन को चिपकाना, कैटायन का कर देना रिडक्शन, एनायन का कर देना ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख के बैलेंस करने में आप माहिर है। डन, लिख ले क्या? तो नेचर ऑफ मीडियम लिखना, नंबर वन मॉल्टन। समझाता हूं, नेचर ऑफ मीडियम में लिखिएगा मॉल्टन। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टन स्टेट में है, मतलब गलित अवस्था में है, मतलब पिघला हुआ है, तो कैसे होगा इलेक्ट्रोलिसिस? चलेगा मॉल्टन स्टेट। सब लोग आइए, थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बना लेना। यहां पे है कैथोड, यहां पे है, तो मैं ऐसे कहूंगा, जब भी करना इलेक्ट्रोलिसिस, जब भी करना
सबसे पहले लिखना कैथोड और फिर लिखना एनोड। आसान है क्या? कुछ भी होगा, सबसे पहले लिखना और फिर लिखना। कैटायन को चिपकाना कैथोड पे, एनायन को चिपकाना, एक है कैटायन तो एक लिखना, दो है कैटायन तो दो लिखना। इसको बोलूंगा मैं प्लेयर। कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? अरे जितने खिलाड़ी खेलेंगे सबको खिलवा लेंगे, ठीक है क्या? एक दो तीन जितने होंगे सारे लिख देंगे, हाँ या ना? तो अभी अगर मैंने मॉल्टेन का करना है, किसका करना है? तो एक छोटे से उदाहरण समझा देता हूं। लेट्स इमेजिन हमने आपके सामने लिखा मॉल्टेन NaCl। क्या लिखा? लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड है वो है प्लेटिनम का। किसका है? प्लेटिनम जो खिलाड़ी है वो खेलेगा कि बस मैच देखेगा? ये बस ऑडियंस है खेलने वाला। तो कभी भी प्लेटिनम को मत खिलाना, कभी भी गोल्ड को। लेकिन अगर वहीं कॉपर और जिंक हो जाए तो वो भी खेलने आएंगे। अरे हाँ या ना? अभी फिलहाल समझते हैं ये मॉल्टेन है कि एक्वस है? मॉल्टेन। एक तरफ लिखना कैथोड, एक तरफ लिखना, कुछ देर में ये मन में होने लगेगा, ठीक? एक तरफ लिखना कैथोड, एक तरफ लिखना कैटायन को चिपकाना कैथोड पे, एनायन को चिपकाना। अब बताओ कैटायन का क्या होगा? रिडक्शन। एनायन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और Cl माइनस से क्या बनेगा? Cl2। प्लेटिनम को खिलाया कि नहीं खिलाया? लेकिन अगर कोई रिएक्टिव होता तो उसे भी हम खिलाते। अब हमारे नीट में मॉल्टेन के ज्यादा केस नहीं आते हैं, इसलिए इसको हम लिमिटेड ही पढ़ेंगे, ठीक है? मॉल्टेन में बस इतना दिमाग में रखना है कि कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे। मॉल्टेन में एक एग्जांपल लिख लो, मॉल्टेन NaCl। एक एग्जांपल आप बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल हम सबके समक्ष यही नीचे लिख देता हूं, सबको दिख रहा है ना? मॉल्टेन PbBr2 लेड ब्रोमाइड। और आज भी हमने इलेक्ट्रोड लिया प्लैटिनम। याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस के इनफाइनाइट केस पॉसिबल है। मैं केवल वही केस डिस्कस करूंगा जो आपके लिए जरूरी है। मॉल्टेन PbBr2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। कुछ नहीं करना, मॉल्टेन बोला है, सबसे पहले लिखो कैथोड और फिर लिखो, बस कठिन से कठिन हम यही करेंगे। कैटायन को चिपकाएंगे कैथोड पे, एनायन को चिपकाएंगे एनोड पे। कैटायन का होगा रिडक्शन। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं याद होता कैटायन कहां चिपका है, भाई साहब याद करना, C फॉर कैथोड, C फॉर कैटायन। इससे आसान क्या चीज जीवन में है? तो कैटायन का क्या करा दे? रिडक्शन। एनायन का क्या करा दे? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अगर रिएक्शन लिखने की आवश्यकता हुई तो रिएक्शन में तो आप माहिर हैं, बच्चों माहिर हैं। एक बार जरा Br माइनस की रिएक्शन लिख के बताओ। Br माइनस से Br2, हेलो, बैलेंस कर लोगे? 2Br माइनस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन उधर की इधर, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर उधर, हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रॉन? दो। ऐसे तो आप याद करते हो। अरे यस और नो? अरे गड़बड़ थोड़ी है ट्रिक। O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर उधर, हाँ या ना? अब ये नहीं उधर खड़े होके बोलो उधर। खैर, तो इस प्रकार से रिएक्शन लिख लोगे ना? तो मैं आपको रिएक्शन लिखना नहीं बता रहा हूं, उसमें आप माहिर हैं। फिलहाल इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख सकते हैं। आओ चलते हैं, मतलब मॉल्टेन में कुछ है नहीं एज सच, राइट? अब चलते वो जो हमें सीखना है। तो मॉल्टेन का इलेक्ट्रोलिसिस सो सिंपल, देख लेना, मॉल्टेन PbBr2। आओ चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस मीडियम। आगे बढ़ने के पहले कुछ एक पहले कंसेप्ट बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। और यही आपको ध्यान समझना, मैं यही मेन सिखाना चाहता हूं। लिख लिया होगा? लिखेगा। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस मीडियम। इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस मीडियम, थोड़ा जल्दी लिखना बच्चों। इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस मीडियम, चलेगा? बहुत ध्यान से एक एक बच्चा सुनेगा, और मैं बहुत ध्यान से कह रहा हूं तो लिटरली आपको ध्यान सुनना है। यहां पे AR के बहुत प्यारे सवाल बनते हैं, बहुत प्यारे सवाल। लिसन केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड। जब मैं एक्वस मीडियम कह रहा हूं तो पहले दिमाग में कुछ एक कंसेप्ट को समझिए। आज मीडियम कैसा है? एक्वस, यानी हमारे सामने कोई सॉल्यूशन है, राइट? मैंने कहा NaCl सॉल्यूशन, मतलब Na प्लस भी है, Cl माइनस भी है, साथ में पानी भी है। एक चीज दिमाग में सेट कर दो, जब भी अवेलेबल होगा तो पानी भी रिड्यूस हो सकता है, पानी भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। पानी का रिडक्शन होना एक अलग कंसेप्ट है, पानी का ऑक्सीडेशन होना एक अलग कंसेप्ट है। जब भी एक्वस मीडियम होगा, पॉइंट नंबर 1, पानी भी रिड्यूस हो सकता है, पानी भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। कब होगा उसका रिडक्शन?
कब होगा उसका ऑक्सीडेशन, ये निर्भर करता है इस बात पे कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। इज दिस क्लियर? सर हम कैसे जानेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा या कम होगा? बताता हूं। एक चीज को समझना, इमेजिन करो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इमेजिन करो इसमें कैथोड मानो कैनोड मानो, मानो अंदर NaCl सॉल्यूशन भरो भरो, तो अंदर Na प्लस है कि नहीं है, Cl माइनस है कि नहीं है कि नहीं है? घर मत जाना, अंदर Na प्लस है, Cl माइनस है, अंदर साथ में पानी भी तो है। अब समझना, कैथोड के पास रिड्यूस होने के लिए कितने आयन खड़े हैं? दो, एक Na प्लस भी खड़ा है, पानी भी खड़ा है। डन। अब जब मैंने पानी बोला तो कुछ बच्चे बोले लगे H प्लस, रॉन्ग। पानी का रिडक्शन अलग है, H प्लस का रिडक्शन अलग है। सब लिखवाता हूं, समझाता हूं, पहले दिमाग में कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं। ये आपको समझ में आ रहा ना कि सर जब एक्वस सॉल्यूशन होगा तो वहां पे Na प्लस भी है, पानी भी है, वहां पे Cl माइनस भी है, पानी भी। अब दोनों खड़े हैं लाइन में, भैया मुझे भी रिड्यूस होना है, मुझे भी ऑक्सीडाइज होना है, लेकिन रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस होने की क्षमता का निर्धारण, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने की क्षमता का निर्धारण, जिसकी क्षमता ज्यादा उसके साथ वही ना होगा। सर हम जानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे? और शायद आपने आपने SRP का ऑर्डर तो पहले ही पढ़ा है या ना? तो मुझे बताना है आपको ओपी का ऑर्डर, कुछ हिडन कंसेप्ट बताने, ठीक? तो कॉपी में लिखना, एक्वियस मीडियम, फर्स्ट पॉइंट लिखना, व्हेन मोर देन वन स्पीसीज इज प्रेजेंट। ये जो मैं लाइन लिखा रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी की है, मगर ये आधी लाइन है। When more than one species is present, then when more than one species is present, then which ion will reduce, which ion will reduce, and which ion will oxidize, which ion will oxidize. It depends on their, it depends on their RP and OP. It depends on their RP and OP. मैंने SRP और SOP नहीं बोला कि कंडीशन स्टैंडर्ड हो, कोई जरूरी नहीं है। आज रिड्यूस होने के लिए कैटायन है कि एनायन है? रिड्यूस, रिड्यूस कैटायन, अरे हाँ या ना? और जब आपको हमने ECS पढ़ाया था तो याद रखो हमने पानी में गोला भी लगवाया था, और पानी का इंतजाम तब से चल रहा था। आज उसके सारे किस्से बताने वाला हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एक चीज सबसे पहले चेक करता हूँ आपको ECS याद है कि नहीं याद है? थोड़ा बहुत तो याद है ना? मैं सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोलिसिस बताऊंगा ही नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर 5-6 का याद होना चाहिए। पर एक बार चेक कर लेता हूं, कैसा था? लेकर घर की कार ना मांगो अली महान, सबको याद है? और फिर इसके बाद था पानी पियो पानी पियो पानी पियो। जब मैंने पहली बार लिखाया था तो आपको ऊपर से नीचे लिखवाया था, यानी कि सबसे कम SRP, ज्यादा 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 ज्यादा। जब हम आज लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और शायद अभी भी खेल आगे है। और फिर कुछ ऐसा था, जो कार फेंक दो, हाँ या ना? ऑब्जर्व करना, एक छोटा सा डिफरेंस दिखाता हूं। जो कार फेंक दो कोई नहीं, सुनो प्रभात है, और है तो मैं H प्लस लिख रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन चलेगा। और उसके बाद शायद छापा पड़ा था, लेकिन छापा में आज मैं Hg को नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं जो Hg मेटल है वो लिक्विड के फॉर्म में है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस इस प्रकार से नहीं होता। तो मैंने क्या किया, यहां से Hg को हटा दिया, हटा दूं, CHA, A फॉर Ag, CHA, P फॉर प्लेटिनम, और फिर ए का मतलब क्या था? Au। आज जरा सुनिएगा ध्यान से, मैंने इसमें केवल मेटल लिखे हैं। क्या लिखे हैं? जितने नॉन मेटल हमने याद किए थे, आई होप आपको याद है। सबसे नीचे फ्लोरीन, लोकेशन याद है ना? शायद मैंने आज इसमें से सारे नॉन मेटल हटा दिए, और नॉन मेटल हटाने का रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि आज नॉन मेटल रिड्यूस होने वाले नहीं है, आज नॉन मेटल आयन का ऑक्सीडेशन होगा। इज दिस क्लियर? आज उधर से जब इधर आओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछ लेता हूं, फिर आगे इसको लिखवा देता हूं। इमेजिन करो मेरे सामने एक बर्तन है, ये कैथोड है, ये एनोड है। आज मैं तस्वीर बना रहा हूं, हम लोग पेपर में तस्वीर नहीं बनाएंगे। यहाँ पे Na प्लस भी मौजूद है, यहाँ पे पानी मौजूद है,
बताओ दोनों रिड्यूस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? लेकिन रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब मुझे बताओ अगर Na+ और पानी दोनों मौजूद है तो किसका रिडक्शन? पानी का। यानी Na+ के प्रेफरेंस में किसका रिडक्शन होगा? पानी का। एग्री और नॉट? एक बार ये ऑर्डर लिख लो, फिर एक नई चीज बताता हूं, पहले से लिख लो कॉपी में। बस फर्क कितना है, मैं आज सबका आयन लिख देता हूं, आपको पता है सबके स्टेबल आयन वही लिख रहा हूं मैं। कैल्शियम +2 Na+1 Mg+2 Al+3 Mn+2। वाटर यहां लिखा Zn+2 क्रोमियम +3 Fe+2 कैडमियम +2 कोबाल्ट +2 निकल +2 Sn+2। सबके आयन लिख देता हूं बस। और हाइड्रोजन H+ है, कॉपर +2 Ag+1 प्लेटिनम +2 Au+3। आपको आयन नहीं याद करना है, बस आपको याद करना है कि आज जो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा वो आयन का लिखा है, जिसे हमने अपनी पहले से याद ECS से ही उठाया है। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? आज यहां पे पानी भी रिड्यूस होने को रेडी है और आज यहां पे H+ भी रिड्यूस होने को रेडी है। पानी पे कुछ ही देर में बात करते हैं, पहले आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर याद करा दूं। मुझे लगता है रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर याद करने मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, ये आपको पहले से लगभग याद सा है। अरे बोलो ना यार। कुछ एक आयन काम के हैं, सोडियम, पानी, सिल्वर, कॉपर, इतने काम आता है, बाकी सब लिखे रहते हैं। हाँ अपने सिलेबस में इन्हीं काम है, लेकिन याद रहे, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, बस ये। लिख लिया होगा सबने? बस याद रखिएगा जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मैंने लिख भी दिया है कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलेगा? एक बात बताओ, आज मैंने यहां पे सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड कहना चाहते हो तो SRP कह दो। गौर फरमाइएगा, यहां पे पानी का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, यहां पे पानी का रिडक्शन पोटेंशियल, बस इतना याद करना, यहां पे पानी का रिडक्शन पोटेंशियल बताता हूं। अब बताओ, आज केवल रिडक्शन का खेल है कि ऑक्सीडेशन का भी खेल है? ऑक्सीडेशन का भी खेल है, मगर ऑक्सीडाइज कैटायन होगा कि एनायन? मैंने आपको कैटायन के रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर तो बताया, लेकिन हमें अभी एनायन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पता, वो बता दो तो काम चलेगा। तो लिख लीजिएगा सेकंड पॉइंट, एनायन का। लिख लो लिख लो लिख लो। कुछ कहना चाह रहे हैं? बस चुपचाप पढ़ते रहिए, कुछ कहना नहीं है। हाँ, जब भी बोलने का मन करे दांत दिखाइए, पढ़ते रहिए, और दांत दिखाते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। लिख लिया होगा सबने? चलिए, ये था हमारे सामने रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर। बताता हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एनायन का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एनायन का। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखवाया हेडिंग, एनायन का। क्या बोलना चाहूं, बोलो जरा। किसका ऑर्डर? गलत लिखना, एनायन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन का ऑर्डर। लिखो बेटा लिखो, एनायन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन का ऑर्डर। मैंने आपको ओपी का ऑर्डर नहीं बोला, क्यों अभी समझाता हूं। मैं चाहूं तो इसे ओपी का ऑर्डर भी बोल सकता हूं, शायद फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी चीज बतानी है, सुनिएगा। जब हम एनायन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आज हम सब के सामने अक्सर जो एनायन होने वाले हैं, या तो सल्फेट होगा या तो नाइट्रेट होगा। एक मिनट, सल्फेट के सल्फर पे कितना चार्ज है? नाइट्रेट के नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? अगर कोई स्पीसीज अपने मैक्सिमम ओएस पे होती है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम अपने मैक्सिमम ओएस पे हैं, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है। मैं फिर बोलता हूं, ऐसे स्पीसीज आयन जिनमें एटम अपने मैक्सिमम, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे, पहले पॉइंट लिख लो जरा उसमें, फिर इसको लिखना। ऐसे स्पीसीज जिनमें सेंट्रल एटम, ऐसे स्पीसीज जिनमें सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ओएस पर होता है, ये कहीं का असर्शन का सवाल था जो मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। ऐसे स्पीसीज जिनमें सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ओएस पर होते हैं। क्या हर बच्चा ओएस समझता है? जो अपने मैक्सिमम ओएस पर होते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है। और यही कारण है जब मैं आपके सामने
एनायन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर लिखता हूं तो कुछ ऐसा आता है। सबसे कम किससे लिखा मैंने? सल्फेट को, एंड देन नाइट्रेट, एंड देन वाटर, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, सुनो पानी। क्या बोला मैंने? कोई किस्सा सुना रहा है, सुनो पानी, कल बारात आई। तो पानी ने कहा फिर क्या हुआ? क्या बोला पानी ने? तो आप जरा देखिएगा, जो फ्लोराइड आयन है सबसे लास्ट में। एक मिनट, क्या आप सबने ईसीएस, बहुत अच्छे बेटा, बहुत टैलेंटेड आप ही तो हैं, बस सुनिएगा, इतना टैलेंट देखा ही नहीं कभी हमने आज तक। हाँ, क्या हम सबने ईसीएस याद किया था? किया था। क्या ईसीएस में सबसे नीचे फ्लोरीन था? यानी फ्लोरीन का एसआरपी सबसे, अगर फ्लोरीन का एसआरपी एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा है, तो यानी एक बात तो पक्की है कि फ्लोरीन का एसओपी सबसे कम है। और यही कारण है जितने भी आयन हैं उनमें सबसे कम एसओपी किसका है? फ्लोरीन का। मैं केवल वही लिख रहा हूं जिसका मुझे इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, जिसके सवाल आपको देखने को मिलते हैं, वरना ये लिस्ट अभी बहुत लंबी हो सकती है। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें दुनिया भर के और आयन, लेकिन हम केवल इन्हीं का करने वाले, इसलिए केवल इतना लिखा है। डन। अच्छा, सबसे पहला रूल, आप पहले इन दोनों को याद करो, फिर यहां से कंसेप्ट बताता हूं। क्या हमने कैटायन के रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर याद किया? कर लिया। और एनायन का भी लगभग याद हो गया, सुनो पानी, कल बारात आई, फ्लोराइड को सबसे लास्ट में रखना है। डन है। आओ आपको एक मजे की बात बताता हूं। बताऊं क्या? सब लोग पहले से लिख ले। अब कुछ इसके छुपे हुए कंसेप्ट सिखा रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। कंसेप्ट नंबर 1, अगर कभी पानी का ऑक्सीडेशन होगा, अगर कभी पानी का, क्या बोला मैंने? पानी का ऑक्सीडेशन होगा। अगर कभी पानी का, तो पानी के ऑक्सीडेशन से O2 बनता है। जी हां, यह सच है। अगर कभी, क्या बोला मैंने? पानी का रिडक्शन होगा, तो पानी के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस बनता है, यह सच है। मगर पानी का ऑक्सीडेशन से भी O2 बनता है, हाइड्रोक्साइड आयन के ऑक्सीडेशन से भी O2 बनता है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। पानी के रिडक्शन से, H प्लस के रिडक्शन से, लेकिन H प्लस का रिडक्शन अलग है, पानी का रिडक्शन अलग है। OH माइनस का ऑक्सीडेशन अलग है, पानी का ऑक्सीडेशन अलग है। क्लियर? क्या क्लियर है? पानी का रिडक्शन अलग है, पानी का ऑक्सीडेशन अलग है, मगर दोनों से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो सेम है। किसका? पानी का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन। पानी का रिडक्शन और H प्लस का रिडक्शन। एक जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं, जरा सब लोग बोर्ड पे आइएगा। यहां कहीं पानी है कि नहीं है? यहां कहीं H प्लस है कि नहीं है? पानी के रिडक्शन से भी क्या बनता है, और H प्लस के रिडक्शन से भी क्या बनता है, लेकिन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग है? और किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? होना भी चाहिए। क्यों? पानी को पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उसे H प्लस आयन बनाना पड़ेगा, तो बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगी वो भी तो उसके पोटेंशियल में खर्च हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन H प्लस आयन पहले से टूटा हुआ है, ये रिड्यूस होने को ज्यादा आतुर है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसकी तुलना में ज्यादा है। अरे सिंपल सी बात है ना यार, समझ पा रहे हो क्या? अब जो कहने वाला हूं बहुत ध्यान सुनिएगा। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता, पूछ लो क्या? मैंने आपके सामने जिंक का लिखा एसआरपी, जिंक का लिखा, जिंक का लिखा, पूरी क्लास सुन रही है ना यार? घर मत जाया करो बच्चों बीच बीच में, प्लीज यहीं पे रहिए ना। अगर कभी मन भटके तो खींचिए मेरे शब्दों के साथ चलिए, कि चीज बिल्कुल कनेक्ट करके चल रहा हूं, बस सुनते चलिए। अब बीच में कोई चीज छूटी है तो फिर ऑफकोर्स आप उसे लिंक नहीं कर पाओगे। जैसे जब मुझे न समझाना था, 2-3 लेक्चर के बाद कहीं सवाल आते हैं। रेडॉक्स भी आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रो पढ़ा पाऊं, रिएक्शन लिखना वहां सिखाया, काम यहां आ रहा है। चीजों को कह रहा हूं, बस सुनते चलिए प्लीज। सुन रहे हो ना? अगर ध्यान भटके तो प्लीज अपने आप से पूछा करो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? अगर मैंने आपके सामने जिंक का एसआरपी लिखा, क्या लिखा? जिंक का, और जिंक का एसआरपी है, लेट्स इमेजिन -0.76 वोल्ट मान लो, तो बताओ जिंक का एसओपी कितना होगा? क्या बात है, बहुत टैलेंटेड है आप लोग, है ना? प्लस 0.76 होगा, नहीं होगा? आओ इसी तर्ज पे आपको मैं पानी का एसओपी बता देता हूं, बता दूं? जानते हो पानी का जो एसओपी होता है वो होता है -1.23 वोल्ट। आपको वैल्यू नहीं याद रखनी है। अच्छा, रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं है, कितने बच्चे कर लेंगे रिएक्शन बैलेंस? कर लोगे ना यार? H2 से O2, यहाँ पे एक है, हाफ कर दो, यहाँ पे हाफ कर दो, H प्लस लिख दो, इलेक्ट्रॉन लिख दो, कर लोगे ना? रिएक्शन जब आएगा सवाल बताऊंगा, अभी फिलहाल मुझे रिएक्शन नहीं बताना, क्या क्या बना ये बताना, ठीक? H2O के ऑक्सीडेशन से क्या बना? O2। इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1 पॉइंट,
तो थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ पानी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा प्यारे बच्चों, बोलो। SRP बराबर प्लस 1.23 वोल्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचो, अगर ऐसा होता, अगर पानी का SRP पॉजिटिव होता तो पानी रखे रखे हाइड्रोजन गैस ही उड़ाता रहता। लेकिन अगर पानी कहीं बॉटल में रखा है, ना तो अपने आप O2 बनता है, ना तो अपने आप, अरे हाँ या ना, पानी अपने आप ढक्कन खोलोगे तो O2 गैस मिल जाएगी, हाँ O2 आ गया, ऐसा है क्या? ऐसा थोड़ी है। यानी पानी की सेल्फ टेंडेंसी ना O2 बनने की है ना H2 बनने की है, मतलब उसका दोनों ही SRP भी नेगेटिव होगा, SOP भी नेगेटिव होगा। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, इसका जो SRP है, मैं वैल्यू लिख देता हूं, आपको याद नहीं करना, इसका जो SRP है वो है -0.83 वोल्ट। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, SRP SOP पानी का अलग है। एक सवाल पूछूं क्या, दुनिया में किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए SRP बराबर -SOP होगा हमेशा। तो फिर कल तो आप ऐसे ही पढ़ाते थे, कल तक तो आपने यही पढ़ाया, तभी तो कहता पूरी क्लास करो तो आधी बातें बाद बताऊंगा। कल तक तो यही पढ़ाया ना यार। फिर ये क्या किस्सा था, ये वो किस्सा था, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं जिंक का ऑक्सीडेशन लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। और अगर मैं जिंक का रिडक्शन लिखता हूं, आप कैसे लिखूंगा, बोलो। Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना, एग्री और नॉट। ऐसी रिएक्शन जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन जस्ट रिवर्स है, मात्र उन्हीं के लिए SOP बराबर -SRP है। पानी का ऑक्सीडेशन अलग है, पानी का रिडक्शन अलग है, रिएक्शन अलग है, इसलिए SRP SOP भी अलग है। समझे क्या? एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था और वो क्या कहता है बताता हूं, पहले इसे लिखना जरा। लेकिन वो बच्चा जो था ना, बहुत पैनी नजर वाला था, वो चीजों को बहुत ध्यान सुन रहा था। उसने मुझसे बहुत प्यारा सवाल पूछा, बताता हूं, पहले इसको लिखो। पहले पानी का ऑक्सीडेशन अलग है, पानी का रिडक्शन अलग है। पानी की ऑक्सीडेशन से O2 बनता है, पानी के रिडक्शन से H2 बनता है। जो कंसेप्ट में सिखाने वाला था, जरा सुनिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। पानी का SRP नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, यानी पानी की सेल्फ टेंडेंसी हाइड्रोजन बनाने की, पानी की सेल्फ टेंडेंसी ऑक्सीजन बनाने की, मतलब ये दोनों सेल्फ टेंडेंसी तो नहीं है, मगर हम मजबूर तो कर सकते हैं ना यार। अब जो कहने वाला सुनेगा, यार एक बात बताओ, पानी और क्लोरीन की पोजीशन सबको याद है। क्लोरीन नीचे था कि पानी, क्लोरीन, यानी क्लोरीन का SRP ज्यादा कि कम, क्लोरीन का SRP, एग्री और नॉट। एक बात बताओ, अगर एक से ज्यादा, ये मान लो कैथोड है, क्या है ये, अरे डस्टर मिल गया आज, ये मान लो कैथोड है, क्या है ये। अब कैथोड पे 2 आयन आए, कितने आयन आए, तो जब कैथोड पे 2 आयन आए तो किसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत अच्छे। अब ये एनोड है मान लो, इसके पास भी 2 आयन आए मान लो, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। सहमत हो? मतलब मैंने आपके सामने ये जो ऑर्डर लिखा है, क्या मैं कह दूं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है? आओ आपके छोटा सा फैक्ट बताता हूं, बता दूं प्यारे बच्चों। अभी एक बार पल भर के लिए पानी का SOP दिमाग में सेट कर लो, 123 माइनस साइन के साथ कर लो ना, -1.2 थे 123, हाँ या ना। अब 123 तो किसी का होता है, डेसिमल लगा देना, ठीक है। पानी का SOP सेट करो दिमाग में, सबने सेट कर लिया, सबके दिमाग में सेट हो गया। सर दिमाग में सेट नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई है क्या? चलिए आगे बढ़े, एक फैक्ट बताता हूं, आओ जरा प्यारे बच्चों। अभी जस्ट मैंने आपके सामने पानी का SOP लिखा, राइट राइट। क्लोरीन हाइड्रोजन के नीचे के ऊपर है, क्लोरीन का SRP पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे कहूं क्लोरीन का SRP है 1.33 वोल्ट मान लो, तो क्या आप मुझे क्लोरीन का SOP बता दोगे? क्या आप मुझे क्लोरीन का SOP बता दोगे? कितना, -1.33 वोल्ट। ये किसका SOP है, क्लोरीन का। क्या मैंने आपको पानी का SOP बताया, क्या वो -1.23 वोल्ट है? बोलो कौन बड़ा, किसका SOP बड़ा? अरे आपके सामने बिल्कुल वैल्यू रख रहा हूं यार, छोटा बड़ा नहीं देख पा रहे हैं क्या? किसका SOP बड़ा? यानी अगर क्लोरीन पानी दोनों साथ में खड़े हैं मैदान में, तो पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा, पानी का। लेकिन सर तो कह रहे थे सुनो पानी कल, मतलब मैं कहना चाहता हूं अगर पानी और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा तो पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा, क्लोराइड का।
लेकिन ये क्या किस्सा है सर, वैल्यू तो ये कहती है, वैल्यू तो फैक्चुअल डाटा कहता है कि पानी का एसओपी क्लोराइड से ज्यादा है, फिर भी एक्सपेरिमेंट कहता है कि पानी के पहले Cl2 बनने वाला है, तभी मैंने ओपी का ऑर्डर नहीं लिखा, मैंने प्रोडक्ट फॉर्मेशन का ऑर्डर लिखा है। अरे समझे कि नहीं समझे? लेकिन मन में सवाल तो आना चाहिए, सर आखिर ऐसा क्यों? ये तो हमारे कंसेप्ट बिगाड़ रहा है। हाँ यार बेटा, कंसेप्ट बिगड़ रहा है क्या? कंसेप्ट बिगड़ रहा है सर, ऐसा क्यों? हाँ या ना? क्यों ऐसा होता है यार? समझ पा रहे हैं क्या क्यों ऐसा होता है? आज भी आपकी पहली क्लास थी क्या? आज थी क्या? अच्छा ठीक, मान लेता हूं थक गए आप। आखिर ऐसा क्यों? आओ एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूं, पहले कॉपी में लिखिए। ये पॉइंट लिखा गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, स्टार बना के, इसी में यार बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, बोलूं हाउएवर, हालांकि, हाउएवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, हाउएवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, पता मैं क्यों टू देता हूं? ताकि जब कभी हम जीवन के किसी मोड़ पे मिले तो आप ये मत कहना सर आप सब देख रहे थे ना, आपने देखा था ना मुझे सोते हुए, आपने कभी टोका नहीं मुझे, आपने मुझे बिगड़ने दिया, आप एक बार तो मुझे रोक सकते थे ना सर। देखिए जरा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, क्या लिख रहे थे? हाउएवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, हाउएवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन Cl minus, water is greater than Cl minus, even though, फिर भी, even though Cl2 gas obtained in preference to, मैंने एक वर्ड बोला इन प्रेफरेंस, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन आगे की जो किताबें हैं कुछ वो कहती हैं यहीं पे थ्योरी का जन्म होता है, इसका नाम है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। कौन सी थ्योरी? मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं केवल वही कहूंगा जो एनसीईआरटी में, लेकिन बताना चाहता हूं इसका एक्चुअल रीजन है, लेकिन मैं कैसे कह रहा हूं वो सुनिएगा, ठीक? Cl2 गैस ऑब्टेन्ड इन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब उसको प्रायोरिटी दी जाती है, पहले तुम ही बन जाओ, इन प्रेफरेंस टू O2 गैस। ऐसा क्यों? सवाल है आखिर ऐसा क्यों? आओ समझते हैं प्यारे बच्चों। समझते हैं, रेस हो रही है, क्या हो रही है? रेस, रेस समझते हो ना? यहां पे खड़ा है पानी और यहां पे खड़ा है Cl माइनस, अब दोनों कर रहे पहले मैं होऊंगा, पहले मैं होऊंगा, ठीक? समझ पाए क्या? हाँ, तो एज पर वैल्यूज, एज कंसेप्ट सीखना बेटा, है ना? एज पर वैल्यूज किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? अभी वैल्यू बताई मैंने, मतलब कौन पहले ऑक्सीडाइज होएगा? पानी। तो पानी, ऐसा समझो ये रेस चल रही थी, दोनों दौड़ रहे थे, लेकिन पानी ने झट से बना लिया O। क्या बना लिया? ऑक्सीडेशन होने का मतलब O2 बनना नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन होने का मतलब हुआ -2 से 0 जाना, ये वाली क्षमता उसकी ज्यादा है, लेकिन Cl माइनस से Cl बनने की क्षमता ज्यादा। तो समझो दोनों रेस खेल रहे थे, ये रेस में भी आगे चल रहा है, ये रेस में, लेकिन एनोड पे अब होने क्या वाला है कि हमें यहां पे ना तो O मिलता है ना तो Cl मिलता है, हमें क्या मिलता है? O2 और Cl2। तो एनसीईआरटी जो कहता है वो बता रहा हूं, लेकिन इसे ही कुछ किताबें कहती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, लेकिन मैं इस शब्द का प्रयोग, मैं केवल उसी कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं जितना एनसीईआरटी में लिखा है। डन? एनसीईआरटी कहता है ऐसे सब्सटेंस जिनका प्रोडक्ट गैस बनता है, क्या बनता है? तो गैसेस बनने के लिए, गैसेस ऑक्सीडेशन होने के बाद, गैसेस बनने के लिए ऑक्सीडेशन होने के बाद उन्हें एक और पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ती है। मतलब मान लो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट, हाँ या ना? और इसका है -1.33 वोल्ट, इतने से केवल यही बनेगा, लेकिन अगर O से O2 बनना है, अगर O से, तो इसे कुछ और पोटेंशियल खींचना पड़ेगा, इसे कुछ और एनर्जी, पोटेंशियल मतलब एनर्जी, इसे कुछ और एनर्जी खींचना पड़ेगा, तो कहीं जाके क्या बनेगा? O2, और उस एक्स्ट्रा खींचे गए पोटेंशियल का नाम रखा गया एक्स्ट्रा वोल्टेज। क्या नाम रखा गया? क्या नाम रखा गया? कुछ किताबें बबल वोल्टेज भी कहती हैं, वो वाला वोल्टेज दो जिससे बुलबुले उठने लग जाएं, गैसेस बनने लग जाएं, इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा वोल्टेज, इसे कहा जाता है बबल वोल्टेज, इसे कहा जाता है ओवर वोल्टेज। इसका कितना था? -1.23, मगर उससे काम चलने वाला, उससे तो ये बन के छूट जाएगा। मतलब मान लो आपने बैटरी लगाई, एग्जैक्टली उतना ही वोल्टेज दिया, तो उतने में केवल यही बनेगा। अगर ये बनाना है तो उसे कुछ और वोल्टेज देना। लेट्स इमेजिन आज आपको O2 को देना पड़ा 2 वोल्ट, मान लो, मान लिया
तो इसको भी तो ओवर वोल्टेज चाहिए। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कहता है, ऐसा रिसर्च कहता है कि Cl2 के बनने में जो ओवर वोल्टेज है वो इससे कहीं गुना कम है, और यही कारण है जब तक O2 बनता उसके पहले Cl2 बन के निकल जाता है। इज दिस क्लियर? एक लाइन बोलता हूं, समझ याद बताना, बोल दूं? हाँ ये सच है। क्या बोला मैंने? पूरा समअप कर रहा हूं, ठीक? एक बार में हर बच्चा सुन ले प्लीज। हाँ ये पूरी कहानी समअप कर रहा हूं, आ जाओ सब लोग। हाँ ये पानी का ओपी Cl माइनस से ज्यादा है, लेकिन फिर भी Cl2 गैस बनता है, क्योंकि Cl2 गैस के केस में ओवर वोल्टेज O2 से कहीं गुना कम है, यही कारण है पहले Cl2 गैस बन जाता है। Is this clear? एक लाइन लिखिएगा, बोलो क्या? फॉर O2, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर O2 ऑक्सीजन, फॉर O2 एक्स्ट्रा वोल्टेज स्लैश बबल वोल्टेज, फॉर O2 एक्स्ट्रा वोल्टेज स्लैश बबल वोल्टेज स्लैश ओवर वोल्टेज, इसे कई नाम से जाना जाता है। फॉर O2 एक्स्ट्रा वोल्टेज बबल वोल्टेज ओवर वोल्टेज इज much higher in comparison to Cl2, is much higher in comparison to Cl2, चलेगा? and that's why Cl2 gas एक मिनट, क्या बोलूं मैं? Cl2 gas oxidize first, that's why Cl2 gas ऑक्सीडाइज वर्ड बोलू कि ना बोलू? सर ऑक्सीडेशन तो हो गया सर, वो तो मिल रहा है आपको पहले, हाँ या ना? Cl2 गैस ऑब्टेन फर्स्ट या फॉर्म फर्स्ट, जो भी लिखना चाहें। Cl2 गैस ऑब्टेन फर्स्ट, चलेगा? Cl2 गैस ऑब्टेन फर्स्ट, आसान है बच्चों। आओ शुरू करते हैं खेल इलेक्ट्रोलिसिस का अपना सिंपल सा, एक मैं बताऊंगा फिर आप करना, ठीक? आप सबके जहन में कंसेप्ट आ चुका है, कैटायन है, एनायन है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पानी का रिडक्शन, पानी का ऑक्सीडेशन। इज दिस क्लियर? आओ शुरू करते हैं खेल। लिखिएगा नंबर 1, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl solution, aqueous NaCl solution with platinum इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है? प्लेटिनम। इसको खिलाएं कि ना खिलाएं? अब देखो खेल कैसे होगा, ऐसे सबसे पहले लिखना कैथोड और फिर लिखना, बस सिंपल सा खेल है। सबसे पहले लिखना कैथोड और फिर लिखना एनोड। कैटायन को चिपकाना कैथोड पे, एनायन को चिपकाना एनोड पे, साथ में पानी भी आएगा, वो कहेगा मुझे भी खिलाओ, हाँ या ना? आओ जरा देखते हैं। अब बताओ Na+, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, बाद में लिख लेना। Na+ और पानी में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? तो पानी रिड्यूस होके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। यानी कैथोड पे कौन सी गैस मिलने लगी? सबसे पहले बताऊंगा क्या क्या बना, यही तो बता रहा हूं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, बोलो हाँ या ना? अब बताओ Cl- पानी में किसका, जो पूछो बताना, किसका ओपी ज्यादा? पानी का ओपी ज्यादा है, मगर फिर भी पहले कौन मिलेगा? एक बार एग्जाम में सवाल है, पूछ लू। इन एनोड ओनली दैट प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन व्हिच इज हैविंग मोर ओपी। वो जरूरी? गैसेस के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अलावा ओवर वोल्टेज भी कोई कंसेप्ट है जिसके बारे में एनसीईआरटी बहुत नहीं लिखा है, बस जिक्र है, चलेगा? इसीलिए हम इस पूरे कंसेप्ट की तह तक नहीं जाके इतना बता दिया, फील आ गया ना? आगे बढ़े क्या? अब बताओ जरा मुझे, Cl- और वाटर में किसका ओपी ज्यादा? पानी का, लेकिन फिर भी क्या बनेगा? तो Cl- से क्या बनेगा? Cl2। अब सुनना, एनोड पे हाइड्रोजन गैस मिल रही है, सॉरी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल रही है, एनोड पे। अब बताओ सॉल्यूशन के अंदर कौन बचा? क्या सॉल्यूशन के अंदर Na+ और पानी बचा? क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे? क्या ये दोनों मिलके NaOH बनाएंगे? क्या NaOH का नाम ही कॉस्टिक सोडा है? क्या आप सबको एस ब्लॉक चैप्टर याद है? प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। कितनों को याद आया? रेज योर हैंड, याद है कि नहीं याद है? आज हमने जो NaOH बनाया, बताओ ये एसिड है कि बेस है? एक बार एग्जाम में सवाल आया, जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो समय के साथ सॉल्यूशन बेसिक होता है एसिडिक होता है? एक बार फिर से सवाल आया, बताओ उसका पीएच बढ़ेगा घटेगा? और इसका पीएच होगा ग्रेटर देन 7। एक छुटपुटिया सवाल कर लोगे क्या? लिखिए जल्दी से।
तो ऐसे सवाल आते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, फलाना ढिमकाना। ठीक है क्या? आओ करते हैं अगला सवाल। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। आइए जरा, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले लिखेंगे कैथोड, फिर लिखेंगे कैटायन को चिपकाएंगे कैथोड पे, एनायन को चिपकाएंगे, साथ में पानी भी खेलने आएगा, उसे भी खिलाएंगे खिलाएंगे। क्या प्लैटिनम भी खेलने आएगा? नहीं सर, प्लैटिनम से हम फायरिंग कराएंगे। आइए जरा, आप सबका ध्यान चाहिए। अब बताओ इन दोनों में कौन पहले रिड्यूस होएगा? चलेगा? यानी कि आप सब एक चीज तो मुझे बता सकते हो कि सर यहां पे कॉपर रिडक्शन कॉपर का हुआ कि कॉपर आयन का? कॉपर आयन सॉल्यूशन में मौजूद होगा नहीं होगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो भैया सॉल्यूशन में कॉपर आयन है कि नहीं है? रिडक्शन किसका हो रहा है? हाँ या ना? तो जब कॉपर आयन का रिडक्शन होगा क्या बनेगा? कॉपर। और सल्फेट और पानी में किसका ओपी ज्यादा? सुनो, पानी। पानी बाद में आया था, हर बच्चा समझ। तो बताओ पानी का क्या होगा? नहीं, एक बार एक्सेप्शन बताया था ना, एनोड पे रिडक्शन हुआ था। अच्छा, पानी का क्या होगा? एक बार एक्सेप्शन बताया था, एनोड पे रिडक्शन हुआ था। अरे यार, शुरू से एक ही लाइन कह रहा हूं, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। कहां एक्सेप्शन बताया? तो फिर क्यों सोचते हैं ऐसा? आइए, पानी से क्या बनेगा? पानी के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? चलेगा? सुनो सुनो सुनो, सॉल्यूशन में कौन बच गया? क्या ये H2SO4 बनाता जाएगा? क्या सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा? क्या इसका पीएच लेस देन 7 होता जाएगा? कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो छूना नहीं बचे हुए सॉल्यूशन को, हाथ जल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चले नेक्स्ट में। अब आपको बताना शुरू करना है, ठीक है? थोड़ा जल्दी करो बच्चों। ये आसान है कि मुश्किल है यार? बेहद ही आसान। सबसे पहले देखो, कैथोड, एनोड, कैटायन, एनायन, पानी खिलाओ, कोई और खेलेगा उसे भी खिला लेंगे। आगे देखते हैं, आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। राइटिंग बना के लिख रहे हो क्या? तब भी गड़बड़ी लिख रहे हो? अच्छा, लिख लिया होगा सबने? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मगर आज जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम नहीं, वो है कॉपर। आज जो कॉपर को ले लेते हैं। अब बताओ जरा, कॉपर खेलेगा या नहीं खेलेगा? वो कहेगा मुझे भी खिलाओ, है ना? आओ, सबसे पहले लिखेंगे कैथोड, फिर क्या लिखेंगे? एनोड। कैटायन को चिपकाओ कैथोड पे, एनायन को चिपकाओ एनोड पे, साथ में पानी भी खेलेगा। लेकिन आज कॉपर भी खड़ा है, बोले हम भी खेलेंगे, हाँ या ना? आज कितने खिलाड़ी हो गए? 3। अच्छा, मतलब जब रिएक्टिव हो तो उसे भी लिख लेना, इनर्ट हो तो मत लिखना। डन। आइए जरा देखते हैं, सबसे पहले इसका काम तमाम करते हैं। कैथोड में आइए। क्या आपने कभी मेटल को रिड्यूस होके -2 पे जाते देखा है? खेलने आया मगर पहली बॉल में आउट, जाओ तुम। डन। हाँ, अब इन दोनों को देखते हैं, पानी और कॉपर +2 में। पक्का? सर, पानी और कॉपर में कॉपर का ही एसआरपी ज्यादा है। छापा तो बाद में पड़ा था, यानी कॉपर ही रिड्यूस होगा। यानी एक बात तो पक्की है, कैथोड पर कॉपर आयन का जो कि सॉल्यूशन में मौजूद है। क्या बोला मैंने? कैथोड कॉपर जो कि सॉल्यूशन मौजूद, क्योंकि सॉल्यूशन किसका है? उसका रिडक्शन और क्या बनेगा? कॉपर। डन। अब इधर आओ जरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इन दोनों को आप जानते हो? एक मिनट, यहां एनोड है तो ऑक्सीडेशन होना है कि रिडक्शन? या तो मुझे सबका एसआरपी पता हो तो मैं बता दूंगा जिसका एसआरपी सबसे कम वही ऑक्सीडेशन होगा, या तो मुझे सबका एसओपी पता हो और जिसका एसओपी सबसे ज्यादा वही ऑक्साइज होगा। सहमत? बोलो ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कॉपर का
आपको शायद ना एसआरपी पता ना एसओपी पता, मान लेता हूं, अब कॉमन सेंस लगाते हैं, रुकना। एनोड पे ऑक्सीडाइज होना है कि रिड्यूस होना है? एक बच्चे को वैल्यू नहीं पता, कॉमन सेंस कैसे लगाना वो सिखा रहा हूं, अभी वैल्यू लिख के फिर मैं प्रूव भी कर दूंगा, ठीक? कॉमन सेंस लगाइएगा। सल्फेट, पानी, कॉपर, ये दोनों खिलाड़ी तो अपन पहचानते हैं। सल्फेट और पानी में कौन ऑक्सीडाइज होगा? यही जीतेगा। लेकिन अभी मैच में ये भी खिलाड़ी है, अब इसका मैच के साथ हुआ कॉपर के साथ, हाँ या ना? अब बताओ, क्या कभी आपने ऐसा सुना है वाटर इज मोर मेटालिक देन मेटल? क्या कभी आपने सुना है कि जब कभी मेटल की आवश्यकता हो पानी ले लेना, घर में लोहा मत लगाना, पानी लगाना? कभी सुना आपने ऐसा? एक मिनट, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मेटल का स्वभाव है इलेक्ट्रॉन देना, हाँ या ना? मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देने का कि पानी का? कंपैरेटिव मेटल का। यानी अगर पानी और मेटल खड़े हैं साथ में तो मोर मेटालिक नेचर तो मेटल ही होगा ना यार। ऑक्सीडेशन मेटल का होगा, पानी का? मेटल का। आई एम डैम श्योर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर का ही होगा, और कॉपर ऑक्साइड होकर क्या बनाएगा? कॉपर प्लस 2। अब मैं आपको वैल्यू बता देता हूं, सुनिएगा। पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका बच्चों? ये होता है -1.23 वोल्ट, अभी बताया था यार। पानी का एसआरपी अलग है, पानी का एसओपी अलग है। आपको वैल्यू नहीं याद करनी, बस मैं आपके दिमाग में कुछ फील फिट करना चाहता हूं, सुनिएगा। पानी का एसओपी कितना है? ए, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है कि ऊपर? तो कॉपर का एसआरपी प्लस की माइनस? कॉपर का एसआरपी डन बच्चों। कॉपर का एसआरपी होता है 0.34 वोल्ट। 0. डैनियल सेल में आया था, जिंक और कॉपर आया था 76 34 1.10। अरे आधे बच्चे सुनते ही नहीं है, सुन रहे हो क्या? एक बार सुनिएगा ध्यान से। कॉपर का एसआरपी है 0.34, तो कॉपर का एसओपी कितना हुआ बोलो ना? -0.34 वोल्ट। बताओ कौन बड़ा, कॉपर की पानी? ये वैल्यूज बताने की आवश्यकता थी? सर बच्चे बच्चे को पता है, अगर कॉपर और मेटल है तो ऑक्सीडाइज तो कॉपर मेटल ही होगा, क्योंकि पानी इज मोर मेटालिक देन मेटल, ऐसा कभी नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हो? आज मजबूरी में पानी तो ऑक्सीडाइज होने गया, और आप कहते हो इतना ज्यादा हो गया कि मेटल वही बन गया। अरे यार ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर कॉपर के साथ है तो आज ऑक्सीडाइज कौन होगा? कॉपर। एक बात बताओ, पॉइंट नंबर 1, अगर कभी कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो क्या करना है सबको? किस्सा क्लियर? उसे भी खिलाएंगे, डन। अगर इनर्ट है तो उसे खिलाने वाले। जब तक प्लेटिनम था मैंने कभी प्लेटिनम नहीं लिखा। पॉइंट नंबर 2, एक बात बताओ, आज रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर आयन का। आज ऑक्सीडेशन किसका हुआ? डन। मेटलर्जी में पढ़ाया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। प्यूरिफिकेशन ऑफ, एक लाइन एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चों के दिमाग में कंसेप्ट आया। ध्यान से देख ले एक बार। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कॉपर से क्या बना? बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, कॉपर से क्या बना? डन। कॉपर +2 आयन है कि नहीं है? मतलब कॉपर से कॉपर +2 बन रहा है, मतलब कॉपर से कॉपर +2, और कॉपर +2 बन के सोल्यूशन में आ रहा है। लेकिन जो सोल्यूशन में कॉपर +2 आया वो फिर से कैथोड की ओर जा रहा है और रिड्यूस होकर कॉपर बन रहा है। क्या जो कैथोड वाला टर्मिनल होगा उसमें केवल प्योर कॉपर जमा होगा? बोलो ना। सवाल आता है जब प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर करना है तो बताओ इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाओ कि कैथोड बनाओ? क्योंकि जब इम्प्योर कॉपर होगा, इम्प्योर कॉपर अगर वो एनोड होगा तो प्योर प्योर कॉपर चला जाएगा, कचड़ा कचड़ा बच जाएगा। अरे आपके सामने एनोड बनाया, आपके सामने कैथोड बनाया, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कॉपर का। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। ठीक है, अगर ये एनोड होता हमारा, मान लो कॉपर प्लस गैंग, गैंग, अब कचड़ा मिट्टी बोलूं तो मजा नहीं आएगा ना यार, केमिस्ट्री वाले लोग हैं, सही वर्ड बोले। ठीक है, मान लो साथ में कॉपर है और कॉपर के साथ कौन है? गैंग। गैंग का मतलब ये नहीं बाकी सब है, गैंग बोल दिया है। खैर यहां से कॉपर +2 नीचे आएगा, हाँ या ना? और कॉपर +2 आता जाएगा और सॉल्यूशन में कौन आ रहा है? कॉपर। ये इसकी ओर जाएगा, चलो चलो कैथोड के पास, जैसे पहुंचे क्या बन जाएंगे? कॉपर। और यहाँ पे चिपकते जाएंगे धीरे धीरे, ये जो कैथोड है वो ठीक होता जाएगा। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। समझे कि नहीं समझे? पहले ये लिखो, नीचे पॉइंट लिखिएगा। बच्चों ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों से बात कर रहा हूं यार।
ये लिख लीजिएगा, नीचे पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, बोलो। दिस मेथड is used, this method is used in the purification of copper, where impure copper is anode. This method is used in the purification of copper, where impure copper rod is anode. impure copper rod को क्या बनाया जाता है? एनोड, याद रहेगा। आओ चलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस में, अब आप सबको बताना है। अगला है प्यारे बच्चों नंबर 4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। आज हमने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया? तो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? सर ये नहीं खिलेगा, आइए जरा सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैथोड, फिर क्या लिखेंगे? एनोड, चलेगा। कैथोड पे चिपकाएंगे कैटायन, एनोड पे चिपकाएंगे एनायन, साथ में आएगा पानी, साथ में आएगा पानी। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? एक मिनट सुनिएगा ध्यान से, लेकिन आज एक चीज गड़बड़ है। कंसंट्रेशन कैसी है? डाइल्यूट का मतलब मात्रा कम की ज्यादा। किसकी मात्रा कम? पानी की H2SO4 की? H2SO। जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, अगर डाइल्यूट ना बोला होता, अगर डाइल्यूट, तो H+ और पानी में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? H+ का। और H+ रिड्यूस हो क्या बनता? हाइड्रोजन। लेकिन आज वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं है? और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसकी कंसंट्रेशन कम की ज्यादा, और कंसंट्रेशन कम तो आरपी भी, वैसे तो आरपी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज कंसंट्रेशन कम हो गया तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल घट जाए। जो पहले कभी कम हुआ करता था आज वो उससे ज्यादा हो जाएगा। आज बताओ प्रेफरेंशियल रिडक्शन किसका होगा और क्या बनेगा? एक बच्चा कहता है सर क्या फर्क पड़ता है? क्या कहता है? इससे भी तो H2 ही बनता। जब एग्जामिनर को फर्क पढ़ाना होता है ना तो पढ़वा लेता है, फिर वहां वो H2 नहीं फिर D2 लिख के आता है। अब जिस बच्चे को फर्क नहीं पड़ता था अब फर्क चलेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए भैया कहां से क्या बन रहा है। इज दिस क्लियर? इधर आओ जरा, सल्फेट और पानी में किसका ओपी ज्यादा है? पानी का तो ओपी पहले से ज्यादा है, लेकिन आज सल्फेट की कंसंट्रेशन भी कम हो तो उसका ओपी और कम हो जाए। अब सबसे जल्दी यहाँ पे पानी ही ऑक्सीडाइज होकर O2 बनाएगा, हाँ या ना? एक बार एग्जाम में सवाल आया, जानते हो क्या? क्या डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस सच में H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस है? याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस की परिभाषा मैंने बोली थी, इट इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाया था? उसको किसी ने छुआ कि नहीं छुआ? तो इलेक्ट्रोलिसिस आप करने गए थे H2SO4 का, सही मायने में H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ कि पानी का हुआ? फिर सवाल आया, अगर पानी को तोड़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस तोड़ना है, ठीक, अगर पानी को तोड़ना है, अगर पानी को, तो थोड़ा सा एसिड मिलाया जाएगा। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? प्योर पानी में कंडक्शन नहीं होता क्योंकि आयन भी नहीं होता। अगर प्योर वर्ड बोले तो इम्प्योरिटीज के कारण आयन आता है, और जब आयन आएगा तभी कंडक्शन होगा। हेलो, अगर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो प्योर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, उसमें थोड़ी मात्रा में एसिड मिलाई जाती है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रोलिसिस एसिड का नहीं पानी का होता है। एक बार फिर से सवाल आया, जानते हो क्या? जब डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, धीरे 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 सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता जाए। एग्री और नॉट? क्यों क्यों क्यों? पानी उड़ता जाएगा तो पानी घटता। अब H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइज नहीं हो रहा था, कुछ देर में वो भी होने लग जाएगा। कैसे बताता हूं, पहले इसे लिखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लिख लेना, सही मायने में, सही मायने में, इन रियल सेंस लिख लीजिए, सही मायने में। बोलूं, यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस H2SO4 का नहीं हुआ। सही मायने में यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस H2SO4 का नहीं हुआ, तो फिर किसका हुआ? पानी का हुआ। और आज से एक नियम होगा,
जानते हो क्या? जब भी डाइल्यूट बोला जाएगा पानी तोड़ा जाएगा। लिख लीजिए, जब भी डाइल्यूट बोला जाएगा, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaCl, डाइल्यूट ये, डाइल्यूट वो, हेलो, जब भी डाइल्यूट बोला पानी तोड़ा, ये समझे कि नहीं समझे? मतलब रिडक्शन भी किसका होगा? पानी का। ऑक्सीडेशन भी किसका होगा? पानी का। अगर आप समझ पा रहे तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता, पूछ लूं? लिखना जरा, पॉइंट नंबर 5, डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन, आप ही बता दो, बोलो कैथोड पे क्या बनेगा? डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। आज मैंने डाइल्यूट बोला, बताओ कैथोड पे क्या मिलेगा? डाइल्यूट बोला जाएगा तो पानी तोड़ा, तो कैथोड पे कौन सी गैस? हाँ या ना? एनोड पे कौन सी गैस? डन। पूरा फिर समझाऊं क्या? कैथोड लिखो, एनोड लिखो, देख लो वही आएगा। एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? पहले लिखो इसको, डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन, तो कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस, चेक कर लो एक बार, क्या पता कुछ और मिल रहा हो। एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन गैस। अपना तो रूल है, डाइल्यूट बोला तो पानी तोड़ा, चलेगा। एक सवाल पूछता, पूछ लूं? पूछ लूं? अगर हमें कॉस्टिक सोडा NaOH बनाना है, अगर हमें कॉस्टिक सोडा Na, पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, बहुत गहरा पॉइंट हो सकता है शायद, अगर हमें कॉस्टिक सोडा Na, तो बताओ NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए कम? पक्का? अब आपने ऐसा पढ़ा है अपने आईओसी में, याद दिला रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, तो बताओ ब्राइन सॉल्यूशन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए कम? अरे ला कम होगी तो कहां से NaOH बनेगा? तो ब्राइन सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेशन वाले को बोले कि कम वाले को? नहीं समझ पाए, क्योंकि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तभी तो NaOH बनेगा। अगर कंसंट्रेशन कम हो गई तो पानी तोड़ा। इज दिस क्लियर? लिखना जरा अगला, इलेक्ट्रोलिसिस। नहीं लिख पाए? लिख लो बेटा। हाँ बोलो। T2 गैस, हाँ बोलो। आयन नहीं माने जाते अगर प्योर वाटर बोला जाए। अब आप कहो सर 25 × 10⁻⁷ होते हैं, ऐसा कह सकते हो, दैट इज ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, उसके पीछे भी कंडीशन होती है, आऊंगा नहीं बात करूंगा। अगर वर्ड बोले प्योर डिस्टिल वाटर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो फिर हम कंडक्शन नहीं मानते हैं एज पर न्यूमेरिकल थॉट। डाइल्यूट लगाओ ना कंसेप्ट। अच्छा एक मिनट, मैं जो आपको इलेक्ट्रोलिसिस बता रहा हूं, क्या केवल यही केस दुनिया में संभव है? इनफाइनाइट केसेस पॉसिबल, हाँ या ना? मैं तो आपका कंसेप्ट ऐसे बना रहा हूं कि अगर कोई अननोन केस आ जाए तो आप इस लॉजिक से उसके आंसर निकाल पाए। रट के मत जाओ 5 6 कुछ भी आए लॉजिक बनाइए, चलेगा। अगला सवाल अगर आप करके बता दो कि मैं समझ जाऊंगा, सीख रहे हैं, लिखिए जरा, कौन सा नंबर चल रहा है? लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन, आइए सब लोग बोर्ड पे, विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम खिलाए कि ना खिलाए? सर प्लेटिनम आएगा तो नहीं खेलेगा, हाँ या ना? आओ देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैथोड, फिर लिखेंगे कैटायन को चिपकाएंगे कैथोड पे, एनायन को चिपकाएंगे एनोड पे, साथ में खेलेगा पानी। अरे आसान है क्या? आओ बताओ बच्चों, आज किसका, अच्छा धीरे धीरे आपके मन में होने लगेगा, है ना? कंसंट्रेटेड बोले तो ही अपने को लिखना है, डाइल्यूट बोलेगा सवाल में अक्सर देखना, पानी तोड़ना है, ठीक है? आओ जरा, आज यहाँ पे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? H+ का ज्यादा होता है, और कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम है? अभी बच्चा मेरे सवालों को ध्यान से सुन रहा था और उसने मुझसे सवाल पूछा, सर क्या पता ये ज्यादा हो मगर इतना ज्यादा ना हो कि इससे ज्यादा ना हो। फिर उसने अगला सवाल पूछा, सर क्या पता ये कम हो मगर इतना कम ना हो कि इससे कम ना हो, क्या पता इससे ज्यादा हो क्योंकि उतना कम नहीं हुआ। ऐसा कोई बच्चा है तो नहीं? कम बोले तो अच्छे से कम, ज्यादा बोले तो, वरना फिर नस लगाना पड़ेगा। जे एडवांस के सवाल उस लेवल पे हम नहीं जाते हैं, ठीक? आज हमारे यहाँ बोले डाइल्यूट तो अच्छे से कम, हमारे यहाँ बोले कंसंट्रेटेड तो अच्छे से ज्यादा। अगर बीच में कंसंट्रेशन लफड़ा हुआ, हालांकि एक टेस्ट सीरीज है किसी दूसरे कोचिंग के सवाल भी देखा था, अगर और भी है भाई सब, क्या कर रहे हो यार? हाँ, अगर अगर सवाल में ऐसा कभी बोल दे, सुनो ना, कंसंट्रेशन वर्ड बोले,
10 की पावर -2 एंड सो ऑन। अब आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा, नया वाला रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर तुलना करना पड़ेगा अब घटा है कि बढ़ा है। जैसे आज मैं क्या बोल रहा हूं, डाइल्यूट हुआ तो कंसंट्रेशन कम, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम। अब मुझे न्यूमेरिकल बनाना है जो अपने नीट में नहीं आता, पर मान लो मुझे बनाना है, तो लॉजिक क्या दूंगा, सुनना, इसका नया वाला रिडक्शन पोटेंशियल निकालो ना यार। पानी का पता है अपने को -0.83, हाँ या ना, इसका निकाला, इसका मान लो ज्यादा आ गया तो कह देना होगा, नहीं आ कह देना नहीं होगा। समझे क्या, नहीं समझे? आपको नस से रिडक्शन पोटेंशियल निकालना आता है, रिएक्शन लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, एन लिखेंगे, नस में पुट करेंगे, डन। लेकिन उस लेवल के सवाल हम करने वाले, अब इधर आइए जरा, अब मैंने आपके सामने लिखा कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेशन ज्यादा की कम, किसकी, H+ की, पानी की, इसका आरपी वैसे भी ज्यादा और कंसंट्रेशन भी ज्यादा, तो आरपी भर भर के ज्यादा, यानी यही रिड्यूस होगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। आज पहली बार H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा है, और यहाँ पे सल्फेट और पानी में किसका ओपी ज्यादा? सर वैसे तो ज्यादा पानी का होता है, वैसे तो ज्यादा, लेकिन आज क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सल्फेट का ओपी ज्यादा हो जाएगा। आज ऑक्सीडेशन पानी का नहीं सल्फेट का होगा, मगर सल्फर तो +6 पे है। अरे तो ऑक्सीजन भी तो है। अच्छा, मतलब ऐसे स्पीसीज जिनमें एक एटम मैक्सिमम OS पे होता है, उस एटम का ऑक्सीडेशन नहीं तो दूसरे का होता है। इज दिस क्लियर? सल्फर +6 पे है कि नहीं है, ऑक्सीजन -2 पे है कि नहीं है, हाँ या ना? -2 मिनिमम है कि मैक्सिमम है? -2 से 0 जा सकता है, -2 से -1 जा सकता है, सल्फर +6 से +7 नहीं जा सकता है, और यही कारण है आज ऑक्सीडेशन सल्फेट का होता है और बनाता है H2OH2। ये कैसे बन गया? कौन बता सकता है इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का कि ऑक्सीजन का? किसका? कौन मुझे बता सकता है ऑक्सीजन पे यहाँ पे कितना चार्ज था? -2। यहाँ पे अरे ये परऑक्सी लिंकेज है, और चार्ज कहां आ गया? -1 पे। तो आज पहली दफा ऑक्सीजन -2 से कहां गया? -1, क्योंकि सल्फर जा ही नहीं सकता था, बोले मैं तो भैया बस मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ या ना? इज दिस क्लियर? अगला सवाल आप करना चाहेंगे क्या? चलो अगले सवाल में टाइम भी लगेगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो कि कल है, इसके पूरे न्यूमेरिकल हिस्से पे आऊंगा। मैं पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस कंसेप्ट ऑफ ग्राम यूनिट बताऊंगा। प्लीज जिनको सीखना हो प्रेजेंट रहेगा, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, चलेगा? आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कल छुट्टी नहीं है, अभी परसों है। अगर कोई बच्चा घर जा रहा तो ऑनलाइन क्लास देखेगा, और नहीं जा रहा तो यहीं घर में आएगा, ठीक है? हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।